नमस्कार, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल लीगल नॉलेज 3.0 पे। आज से हम लोग बेयर एक्ट के माध्यम से एक एक सेक्शन को डील करते हुए चलेंगे, एक एक सेक्शन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो ये हम लोग का बेयर एक्ट है द भारतीय न्याय संहिता 2023 का, जिसको हम लोग एक एक सेक्शन समझते चलेंगे। आइए हम आपको बताते हैं पहले बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है बीएनएस की। तो देखिए, अगर बात करें बेसिक इंफॉर्मेशन की तो इसमें टोटल 20 चैप्टर हैं। बीएनएस में टोटल कितने चैप्टर हैं? 20 चैप्टर हैं। अगर बात करें कुल सेक्शन कितने हैं तो बीएनएस में कुल 358 सेक्शन दिए गए हैं। अगर बात करें इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब मिली थी तो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिला था 25 दिसंबर सन 2023 को। वहीं बात करें कि बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 कब लागू हुआ था तो ये हुआ था 1 जुलाई 2024 को। अब अगर बात करें इसके प्रियम्बल की, भारतीय न्याय संहिता के प्रियम्बल की, तो आइए मैं आपको एक बार प्रियम्बल दिखा देता हूं कहां पे प्रियम्बल दिया हुआ है। देखिए, जब आप बेयर एक्ट को देखेंगे तो यहां आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 लिखा हुआ है। जस्ट इसके नीचे लिखा होगा क्रमांक संख्या 45 सन 2023। मतलब ये 2023 में जितने भी एक्ट बने हैं उसमें 45वां नंबर का एक्ट जो है बीएनएस हमारा है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि इसका एसेंट डेट राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसंबर 2023 को मिली है। इन्फोर्समेंट डेट मतलब कब लागू हुआ था, 1 जुलाई सन 2024 को लागू हुआ था। और ये 2023 का 45वां नंबर का एक्ट है, 45th नंबर का एक्ट है। आइए देखते हैं कि इसके प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है। प्रियम्बल कहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है किसी को समाहित करना या फिर समेकन करना, कई चीजों को एक जगह इकट्ठा करके लिखना। मतलब एन एक्ट टू कंसोलिडेट, समाहित किया हुआ है, समेकन किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है। एंड अमेंड मतलब इसमें अमेंड का, संशोधन का भी जो है प्रावधान दिया गया है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंस मतलब किसी भी अपराध से जुड़े हुए प्रावधानों के विषय में सबको समेकन किया गया है सबका, और उनके जो है संशोधन का भी प्रावधान। संशोधन का प्रावधान का मतलब यह है, यहां संशोधन का प्रावधान नहीं दिया गया है, यहां लिखने का यह मतलब है कि किसी भी संशोधन के माध्यम से ऑफेंस से रिलेटेड प्रोविजन को इसमें ऐड भी किया जा सकता है। एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। ये आपका जो है प्रियम्बल आपका हो गया। इसमें आपको 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं हमेशा। कभी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि आपका बीएनएस का प्रियम्बल है कि नहीं, तो 2 वर्ड आप जरूर देखिएगा। उसमें कंसोलिडेट होना चाहिए जिसका मतलब है समेकन करना, और दूसरा वर्ड होना चाहिए अमेंड जिसका मतलब है संशोधन। आइए अब देखते हैं अगली बात। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 1, जिसे हम हिंदी में धारा 1 भी कहते हैं। तो इस सेक्शन 1 के 6 सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सब सेक्शन 1 में कहा गया है, सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 में ये इस एक्ट के नेम के बारे में बताया है कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा। आइए दिखा देते हैं। देखें, क्या कुछ ऐसा ही कहा गया है क्या? देखिए, सेक्शन 1 जो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में बात करता है, जिसमें सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। मतलब इस अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 कहा जाएगा। ये आपका हो गया सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 में यहां इन्फोर्समेंट डेट के बारे में बात किया है कि ये अधिनियम कब से लागू होगा। तो आपसे मेरा एक प्रश्न है कि क्या ये 1 जुलाई सन 2024 को, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसी डेट पे भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ है, तो क्या ये लागू होने की जो तिथि है, जो डेट है, क्या सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 में दिया गया है?
आइए वही देखते हैं हम लोग। सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय इंफॉर्मेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स may be appointed for different provision of this संहिता। ये कह रहा है सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 कि ये जो एक्ट है ये फोर्स इन फोर्स में आएगा, मतलब लागू होगा कब से? जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी नोटिफिकेशन को जारी करके ऑफिशियल गैजेट के माध्यम से यदि चाहे तो किसी भी डेट पे लागू कर सकता है। इसमें एक बात और कहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगा तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे इसके कुछ पर्टिकुलर स्पेशल प्रोविजन को लागू करके देख सकता है, या फिर पूरे देश में, पूरे भारत में एक बार में ही भारतीय न्याय संहिता को पूरी जगह पे लागू किया जा सकता है। ये मैटर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको लागू करने के बारे में बताएगी। तो यहां पे डेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी जब इस अधिनियम को बनाया गया था। फिर हमको ऑफिशियल गैजेट के माध्यम से, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से मालूम हुआ था कि 1 जुलाई सन 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तीनों कानून लागू हो जाएंगे। ये हमारा हो गया सबसेक्शन 2। आइए देखते हैं सबसेक्शन 3 क्या कहता है। तो सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि मान लीजिए ये पूरा बीएनएस है और बीएनएस में ये सब ऑफेंसेस दिए गए हैं। अगर बीएनएस में दर्शाए गए किसी भी ऑफेंस को कोई व्यक्ति कमिट कर रहा है, कोई भी ऑफेंस कर रहा है, तो फिर इस व्यक्ति को जो है पनिश्ड किया जाएगा। इस व्यक्ति की लाइबिलिटी होगी अंडर दिस संहिता। दिस संहिता का मतलब यहां किससे है? बीएनएस से। सीधे कह रहा है कि यह अधिनियम कहां लागू होगा? कि इस अधिनियम के अंदर जितने अपराध बताए गए हैं उन अपराधों को यदि कोई व्यक्ति करता है तभी वह व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत उसकी लाइबिलिटी बनेगी। आइए देखते हैं कि सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 यही बात कहता है क्या। देखिए, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। मतलब सभी पर्सन को जो है लाइबल ठहराया जाएगा इस संहिता के अंतर्गत, और कोई अदर एक्ट के लिए लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। वही एक्ट जो इस वही एक्ट का मतलब यहां अधिनियम नहीं, एक्ट का मतलब कार्य से है मेरा। कोई भी एक्ट कर रहा है, कोई भी ओमिशन कर रहा है जो कि एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसा कार्य कर रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की लाइबिलिटी, ऐसे व्यक्ति का जो है को पनिशमेंट इस संहिता के अंदर दिया जाएगा। कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयरऑफ ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, जो भारत के अंदर उसे इस अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। आइए देखते हैं सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 कहता है कि कोई भी पर्सन जो इंडिया के बॉर्डर के बाहर है, यदि यहां से मान लीजिए वो अंदर किसी को जो इंडिया के अंदर है आई, इसको गोली मार देता है, तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जो सी है इसने इंडिया के बाहर रहते हुए इंडिया के अंदर रहने वाले व्यक्ति आई को गोली मारा है। तो एक्चुअल में जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो बियॉन्ड इंडिया हुआ है, मतलब इंडिया के बाहर हुआ है, क्योंकि इसने इंडिया के बॉर्डर के बाहर रहते हुए गोली चलाई है। अब मान लीजिए बाकी लोग सी को पकड़ लाते हैं, पकड़ के सी को कोर्ट में जब लाते हैं तो सी कहता है कि देखिए भाई, आपका जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, वो तो आपकी इंडिया के अंदर लागू है, तो आप इंडिया के अंदर लागू है, पूरे भारत में लागू है, मैंने गोली इंडिया के बाहर रहते हुए चलाया है, तो मुझे डिफेंस मिलना चाहिए, मुझे इस संहिता के अंदर दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
तो यही सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि ऑफेंस एक्चुअल में जो कमिट हो रहा है वो इंडिया के बाहर होता है, लेकिन लॉ ऐसे ऑफेंस को प्रिज्यूम करता है कि ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, कि वो ऑफेंस जो है इंडिया के अंदर कमिट किया गया है, तो इस सी नाम के पर्सन को पनिश्ड किया जाएगा इन द सेम मैनर एज इफ सच ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। मतलब इस तरीके से उसको दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने इंडिया के अंदर किसी अपराध को किया है। इसी को कहते हैं लीगल फिक्शन। लीगल फिक्शन का मतलब ही होता है कि एक्चुअल में फैक्ट कुछ और कह रहा है, लेकिन लॉ जो है उसको कुछ और मान रही है। जैसे इस सेक्शन 1 के सबसेक्शन 4 के लिए लीगल फिक्शन क्या हुआ कि वास्तव में जो अपराध है वो इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन लॉ उस अपराध को ऐसे मान रही है, इस तरीके से उसका ट्रायल कर रही है जैसे मानो कि वो अपराध इंडिया के अंदर कमिट किया गया हो। आइए देखते हैं सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 क्या डायरेक्ट में यही बात कही गई है। देखिए, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया to be tried for an offense committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। मतलब जो इंडिया के अंदर वो विधि लागू है, उस विधि के अंतर्गत रहते हुए किसी अपराध को कमिट किया गया है वास्तव में इंडिया के बाहर, लेकिन कानून उसे यह मानेगा, लॉ और कोर्ट उसे यह प्रिज्यूम करेगी कि जो वो ऑफेंस है वो इंडिया के अंदर कमिट किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में सी को जो है अंडर भारतीय न्याय संहिता दंडित किया जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला सेक्शन क्या कहता है। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 1 सबसेक्शन 5। इसमें ए बी सी तीन क्लॉज हैं। तो सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए ये कहता है कि इंडिया के अंदर रहने वाला एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी भारतीय, कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया बाहर जाकर के ऑफेंस कमिट कर रहा है। बाहर का मतलब कहां? भारत के बाहर कहीं भी जाकर के ऑफेंस कर रहा है तो उसको लाइबल ठहराया जाएगा अंडर दिस संहिता। आइए देखते हैं सबसेक्शन 5 के क्लॉज ए में क्या यही दिया है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब कोई भी जो भारत का नागरिक है वो किसी भी प्लेस पे, चाहे वो भारत के अंदर हो, भारत के बाहर हो, कहीं भी हो, उस व्यक्ति की लाइबिलिटी अराइज होगी अंडर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में। आइए देखते हैं क्लॉज बी क्या कहता है। क्लॉज बी कहता है कि एनी पर्सन का यहां ये मतलब हो गया कि या तो इंडियन या तो फॉरेनर, कोई भी पर्सन हो, यदि ऑफेंस कमिट कर रहा है कहां पे? किसी एयरक्राफ्ट पे या फिर किसी शिप पे। बस कंडीशन क्या है कि ये एयरक्राफ्ट और ये जो शिप है, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया में होना चाहिए। यानी किसी भी एयरक्राफ्ट का जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में किया गया है, कोई पानी वाली जहाज है जिसे हम लोग आम भाषा में जानते हैं पानी वाली जहाज, जिसे शिप भी कहते हैं, अगर इसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में है तो ये इंडिया के बाहर कहीं भी ट्रेवल कर रहे हों और इस पे कोई भी पर्सन यदि ऑफेंस कमिट करता है तो भले ही ये एयरक्राफ्ट और ये शिप इंडिया के बाहर कहीं भी रहे, इस पर्सन की लाइबिलिटी अराइज होगी अंडर दिस संहिता। यही कहता है। ये देखते हैं क्लॉज बी क्या यही बात कह रहा है। क्लॉज बी एनी पर्सन मींस इंडियन या फिर सिटीजन, कोई भी हो, सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी हो, ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट, किसी भी शिप और एयरक्राफ्ट पे रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो कि कहां रजिस्टर्ड है? इंडिया में उस शिप या एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन है,
वेयर एवर इट मे बी, वो कहीं भी हो, अगर उस पे किसी ऑफेंस को कमिट किया जा रहा है तो उसके लिए उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। आइए देखते हैं सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी क्या कहता है। क्लॉज सी ये कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर है, भारत के बाहर है, अब क्या कर रहा है कि किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है। किसको टारगेट कर रहा है? किसी कंप्यूटर रिसोर्स को। और ये कंप्यूटर कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इंडिया में। यानी भारत के अंदर रहने वाले किसी भी कंप्यूटर को कोई भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति यदि टारगेट करता है और इसे टारगेट करके कोई ऑफेंस कमिट कर देता है तो फिर ऐसी स्थिति में उसे लाइबल ठहराया जाएगा, उसको पनिश्ड किया जाएगा अंडर भारतीय न्याय संहिता। आइए देखते हैं क्या यही बात कही गई है। देखिए, एनी पर्सन इन एनी प्लेस, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लेस पे, कहा? विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स है जो कहां लोकेटेड है? इंडिया के अंदर है, और बाहर रहने वाला व्यक्ति इसको टारगेट करके कोई ऑफेंस कमिट करता है तो इसकी लाइबिलिटी अराइज होगी अंडर बीएनएस में। यही बात क्लॉज सी कहता है। अब देखते हैं सेक्शन 1 सबसेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 1 सबसेक्शन 6 कह रहा है कि ये जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है, ये प्रभाव नहीं डालेगा। किस पे प्रभाव नहीं डालेगा? कोई भी ऑफिसर्स हैं, कोई भी सोल्जर्स हैं, सेलर्स हैं और एयरमैन हैं, ये कोई भी इनसे संबंधित कोई अपराध है और इनके लिए कोई स्पेशल कानून बना हुआ है, स्पेशल लॉ बना हुआ है, या फिर कोई लोकल लॉ बना हुआ है किसी लोकल पर्सन के लिए, तो फिर इन सभी कानूनों पे बीएनएस कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा का अर्थ है कि उन कानूनों को प्रभावित नहीं करेगा। आइए देखते हैं सबसेक्शन 6 यही कहता है। देखिए, सबसेक्शन 6 कह रहा है नथिंग इन दिस संहिता shall affect the provision of any act or punishing muting and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in service of the government of India or the provisions of any special or local law। तो इस प्रकार से हमारा 6 सबसेक्शन कंप्लीट होता है। अब सेक्शन देखिए, सब सेक्शन 5 में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इस एक्सप्लेनेशन को मैं समझा दे रहा हूं। जो मैं यहां पे बातें बताया हूं वो चीजें इसी में इलिस्ट्रेशन के माध्यम से और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से वही बातें कही गई हैं। आइए हम पढ़ देते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। इन दिस सेक्शन, इस धारा में द वर्ड ऑफेंस, ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। ठीक, यानी ये जो ऑफेंस है अगर किसी भी तरीके से कमिट किया जा रहा है इंडिया के बाहर से भी, तो इंडिया के बाहर जो है ऑफेंस कमिट हो रहा है तो फिर ये सबसेक्शन 5 में जो है कवर किया जाएगा। आइए इलिस्ट्रेशन देख लें। इलिस्ट्रेशन को आप केवल एज ए एग्जाम्पल के रूप में नहीं देखेंगे, ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास भी है। उसके साथ साथ जो कानून ऊपर लिखे गए हैं उस कानून को स्पष्ट करने के लिए भी इलिस्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इलिस्ट्रेशन भी एक तरीके से हमारे लिए कानून की तरह ही है। आइए देखते हैं इलिस्ट्रेशन में क्या दिया है। ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ए एक व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है, कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस, जो मर्डर कमिट कर रहा है किसी भी स्थान पे, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर किसी भी स्थान पे भारत का रहने वाला व्यक्ति यदि ऑफेंस कमिट करता है, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। मतलब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति इंडिया के बाहर कमिट कर रहा है ऑफेंस को, अपराध कर रहा है, तो जब इंडिया में जिस भी स्थान पे वो पकड़ा जाएगा उसी स्थान के अंतर्गत
जो भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा उसी कोर्ट में उसको उसका ट्रायल चलवाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। बाकी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और देखें आप हम लोग किस प्रकार से इतनी आसानी से समझने का प्रयास किए हैं। एक एक सेक्शन को समझते हुए हम सभी आगे बढ़ेंगे और जल्द ही हम सभी का ये पूरा कंप्लीट एक्ट जो है तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।